आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है जिससे आरबीसी को यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर मिलता है। तो हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है, नॉर्मल किसी भी इंसान के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है और इसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है और कितने प्रकार के हीमोग्लोबिन हो सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है और हीमोग्लोबिन बनता है दो चीज़ों से, एक हीम और एक ग्लोबिन। नाम से आप बता रहा है जैसे हीमोग्लोबिन माने हीम और ग्लोबिन, तो दो चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। हीम क्या चीज़ है? हीम एक पिगमेंट है, यानी कि जो कलर देने वाली चीज़ है वो हीम है। इसमें हीम एक पिगमेंट है और उस पिगमेंट में आयरन होता है। हम कहते हैं आयरन की चीज़ें खाओ जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, पालक खाओ, गाजर खाओ, उनमें आयरन ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हीम जो पार्ट है इसका वो आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो हीम इज अ पिगमेंट विच इज अ आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन। इट इज अ आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन। और जो ग्लोबिन पोर्शन है वो क्या है? वो एक प्रोटीन है। तो हीम एक पिगमेंट हो गया और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन पार्ट हो गया। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो यहाँ पे भी सेम है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। इस ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये ध्यान रखने की बात है कि इस ग्लोबिन के अंदर यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। तो जो नॉर्मल हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है। तो अब ये जो आयरन कंटेनिंग हीम है, इस हीम के अंदर क्या होता है? हीम के अंदर होता है पायरोल रिंग। इसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं और एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है और आयरन इसमें फेरस फॉर्म में होता है। फेरस मतलब जिसमें आयरन की वैलेंसी +2 होती है। फेरिक क्या होता है? जिसमें आयरन की वैलेंसी +3 होती है। मतलब आप इसमें जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में है, यानी +2 फॉर्म में होता है और ये आयरन 4 पायरोल रिंग से अटैच होता है। तो यहाँ पायरोल रिंग का हमें पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, हम सिंपल याद रख लेंगे कि यहाँ पर N मॉलिक्यूल जो N है, N मतलब नाइट्रोजन जो है, पायरोल रिंग की नाइट्रोजन ये कुछ इस तरह का सब्सटेंस है, मतलब इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको याद रखना है कि ये 4 पायरोल रिंग से अटैच होता है। यानी एक पायरोल रिंग इधर हो गई, एक पायरोल रिंग इधर हो गई और 2 ऊपर नीचे। तो ये मैं वैसे बता देती हूँ कि ये पायरोल रिंग में N है, नाइट्रोजन है, उससे आयरन चारों तरफ से अटैच होता है। अभी हम सिंपल के लिए लिख देते हैं कि ये पायरोल रिंग है, यहाँ पे 4, उनसे ये अटैच होता है। तो ये आपका बन गया एक हीम मॉलिक्यूल। ओके। और एक हीम मॉलिक्यूल इसमें जो है ना, इस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में इस टाइप के 4 हीम होते हैं। ओके। तो यानी ऐसे ऐसे 4 हीम होते हैं और ये जो आयरन है इसी से हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो यह देखिए इधर आप कि एक चेन अटैच होती है एक हीम मॉलिक्यूल से। मतलब जो एक अल्फा है एक हीम से अटैच होगी, दूसरा अल्फा दूसरे हीम से अटैच होगी, दूसरा एक जो बीटा है वो एक और से अटैच होगी, एक और बीटा एक और से अटैच होगी। तो अगर हम बात करें कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, तो ऐसे ऐसे 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो 4 हीम और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 मतलब 2 अल्फा 2 बीटा, इनसे मिलके हमारा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हर एक हीम में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हीम का मॉलिक्यूल है, ये हीम है, एक हीम में कितने आयरन है? एक आयरन होता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम है इसलिए 4 आयरन होते हैं इसमें। और आयरन कौन से फॉर्म में होते हैं? आयरन होते हैं इन दी फेरस फॉर्म। ओके। फेरिक क्या चीज़ है? Fe+3 को आप फेरिक फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें नहीं होता, इसमें फेरस फॉर्म होता है। ओके। और एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है। मतलब ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर सकता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह लो या फिर 2 ऑक्सीजन एटम कह सकते हो आप। तो क्योंकि 4 हीम होते हैं, 4 आयरन होते हैं, इसलिए 4 ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। सो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन अटैच 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 8 atoms of oxygen. ओके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है? हीम से और ग्लोबिन से। और आपको ये स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब ये हाउ दिस हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। तो सिंपल बात है, एक हीम को आपको डेवलप कराना है, कहीं से इस जो हीम बनेगा और ग्लोबिन होना चाहिए, तो उस तरह से आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। अब इसके लिए क्या होता है? सक्सिनाइल कोलिन ए एंड ग्लाइसिन, सक्सिनाइल को ए एंड ग्लाइसिन, इनके 2 मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं पायरोल रिंग।
So 2 succinylcholine A, succinyl-CoA and 2 glycine makes the 1 pyrrole ring. तो ऐसी 4 pyrrole ring किसके साथ अटैच होंगी? 4 pyrrole ring will be attached with which one? They will attach with the globin and then they will make the hemoglobin. Fine. So this is the formation of hemoglobin. अब hemoglobin के formation के लिए क्या क्या चीज़ें important हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो hemoglobin के formation के लिए important होती हैं? सबसे पहले तो क्या है इसके अंदर? आयरन है, तो आयरन important होगी. ओके तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आयरन चाहिए. आयरन कौन से फॉर्म में चाहिए? फेरस फॉर्म में. तो आयरन इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए डाइट में आयरन कंटेनिंग फूड जो है वो आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है. जैसे चुकंदर में होता है, आपका जो गाजर होती है उसमें होता है, कैरेट में, और आपके पोमग्रेनेट यानी अनार में होता है, ठीक है, पालक में होता है, स्पाइनच में होता है. तो ये सारी चीज़ें आयरन कंटेनिंग फूड होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं. दूसरी चीज़ हमने बताया ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है. तो यानी कि फूड में आप प्रोटीन लोगे तो आयरन बढ़ेगा, इसलिए दूसरी चीज़ क्या होगी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है? दैट इज प्रोटीन. सो प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. यानी अगर कोई मेल न्यूट्रिशन डाइट है, किसी के खाने में प्रोटीन कम है, तो उसमें आयरन का लेवल कम हो सकता है. फाइन. तीसरी चीज, विटामिन कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड. तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ये आप इसमें देख सकते हैं, जो इरेथ्रोपोइसिस की वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है उसमें ये कैसे हेल्प करते हैं. तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आपके जो इसमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये साथ में मतलब न्यूरोपैथी भी इनसे होती है, एनीमिया भी होता है अगर इनकी कमी हो जाए. तो ये बेसिकली आरबीसी को बनाने में हेल्प कर रहे हैं. तो आरबीसी बनेगा, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, इसलिए ये भी हेल्प करते हैं. चौथा होता है आपका कॉपर. इट इज कॉपर. और एक होता है कोबाल्ट. ये मिनरल्स हैं आपके. ओके, सो कोबाल्ट का क्या काम है? कोबाल्ट और कॉपर का तो काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ, इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन जीआईटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. अब आयरन का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? आयरन का एब्जॉर्प्शन डुओडिनम एंड जो प्रॉक्सिमल इलियम पार्ट होती है उसमें होता है. ये इंपॉर्टेंट याद है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इट इज इन डुओडिनम एंड प्रॉक्सिमल इलियम. ओके, उसके बाद है कोबाल्ट. कोबाल्ट क्या करता है? जीआईटी में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से, इनसे जो ये है ना, ये हेल्प करते हैं. इनके डिकम्पोजिशन नहीं कह सकते, ये जो बैक्टीरिया हैं वो कमेंशल्स बैक्टीरिया जीआईटी में, मीन्स ये आपको हेल्प कर रहे हैं बॉडी को, क्योंकि ये विटामिन B12 का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस रिएक्शन में ये कोबाल्ट की जरूरत होती है. सो कोबाल्ट इज हेल्पफुल फॉर विटामिन B12 फॉर्मेशन एंड विटामिन B12 इज हेल्पफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी. सो इनडायरेक्टली इसको हेल्प करता है. और विटामिन C भी इसके लिए चाहिए. So vitamin C is also helpful for the synthesis of the this hemoglobin molecule. So these are the few molecules जो कि आपकी इसमें हेल्प करते हैं. अब ये हीमोग्लोबिन, इसका बेसिकली काम क्या है, ये कैसे काम कर रहा है? होता क्या है, एक तो है हमारा लंग का लेवल. वी हैव लंग्स. लंग्स के लेवल पर ऑक्सीजन एंटर कर रही है, और ये ऑक्सीजन, ये लंग्स में जा रही है ऑक्सीजन, यहाँ पर एल्वियोलाई हैं, और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर एक कैपिलरीज का एक बहुत, ये कह सकते हैं आप, गुच्छा बना होता है, मतलब कैपिलरीज एंटेंगल्ड होती हैं यहाँ पर ना, पूरे में कैपिलरीज इन एल्वियोलाइज के ऐसे चारों तरफ इस तरीके से लंग्स पे फैली होती हैं. तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है, ये ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर पहुँच जाती है, और इस ब्लड में ये ऑक्सीजन आयरन से मिलती है और ये बनाती है ऑक्सीहेमोग्लोबिन. Means this oxygen is attached with the iron and makes the oxyhemoglobin at the level of lungs. Okay? अब ये ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में जाएगा, और ये टिश्यू लेवल पे
when it reach to the tissue, this oxygen will remove from this iron molecule. मीन्स ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है और टिश्यूज़ को मिल जाती है. सो आयरन से ये अलग हो जाती है और ये आपको टिश्यूज़ को, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ को मिल जाती है. और इसको हम लोग बोलते हैं इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन. तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन से रिलेटेड एक कर्व होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. या तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के यूनिट में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर भी इसका रिलेशन है, इसलिए हम इसको वहीं पे दे रहे हैं, आप इसको वहीं पे पढ़िएगा. बस यहाँ याद रख सकते हो कि ये जो कर्व है ये सिग्मोइड कर्व होता है, इसकी शेप सिग्मोइड होती है. और दूसरा क्या होता है, जब ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते, इसको हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं. सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीजनेशन, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद भी +2 फॉर्म में ही रहता है. अगर ये +3 फॉर्म में होता तो ऑक्सीडेशन होता, लेकिन ये आयरन +2 फॉर्म में ही रहता है, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीजनेशन है, इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल लगने हैं ऑक्सीजन के? 4. तो जब पहला ऑक्सीजन लगता है तो एफिनिटी, यानी कि जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड द ऑक्सीजन इज लेसर. व्हेन सेकंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड, द एफिनिटी इज इंक्रीज्ड. When third is attached, affinity is more increased. When fourth is attached, the affinity is very high. तो you can say कि हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अटैच होते हुए नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है. तो एफिनिटी फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मैक्सिमम होती है. So affinity of hemoglobin for the fourth oxygen molecule is maximum. So this is an important thing. और यही इसका कंसेप्ट है कि ये सिग्मॉइड कर्व होता है. इसको आप रेस्पिरेटरी के चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर एक चीज़ होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. तो कितना ऑक्सीजन वो कैरी करता है. जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होता है तो वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है. उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. यानी कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो इट इज 1.34 ml पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पर DL. ओके, सो दिस इज दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. अगर आपको टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है किसी के ब्लड की तो इसमें हम आप मल्टीप्लाई कर देंगे हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन से. कि अगर किसी का 15 है, 15 ग्राम पर DL जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही इसकी ऑलमोस्ट ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी होगी. ठीक है, तो ये हो गया हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है और बच्चों में कितना, ये याद रखना जरूरी है. इसके लिए एक कंसेप्ट है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है. जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा होता है. ये अप टू 23 और 23 तक भी जा सकता है. फिर फीमेल्स में जो ये हीमोग्लोबिन है वो कंपैरेटिवली मेल से कम होता है, क्योंकि एंड्रोजन जो है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल्स में, वो आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, एरिथ्रोपोएटिन के सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है, इसलिए उनमें आरबीसी का नंबर भी ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है. तो इसके लिए आप याद रखेंगे मेल में कितना होता है, दिस इज 14 to 18 ग्राम पर DL. फीमेल में कितना होता है, इट इज़ 12 to 15.5 ग्राम पर DL. एंड बच्चों में कितना होता है, मतलब एट बर्थ याद रख लो क्योंकि ऐसे तो अलग अलग स्टेज पे है. एट बर्थ इट कैन गो अप टू 20 to 23 ग्राम पर DL. मतलब 20 to 23 ग्राम पर DL भी है तो वो नॉर्मल है बच्चों के अंदर. सो ये डाटा आपको याद रखना है कि ये नॉर्मल है, और अगर इससे नीचे होता है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाना. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. हीमोग्लोबिन का टाइप क्या है, ऑक्सीजन का कैरिंग का क्या है ये. अब एक चीज़ पढ़ेंगे आप, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के टाइप क्या होते हैं. तो किसी भी एक एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी चेन है, अल्फा 2 बीटा 2 जो हमने बताया, और उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, HbA. इसको हम HbA से प्रेजेंट करते हैं और उसमें अल्फा 2 बीटा 2 होता है, और यही मैक्सिमम अमाउंट में होता है, इट इज़ अप टू 97%. तो 95 to 98% इज द रेंज ऑफ द हीमोग्लोबिन ए. और कुछ अमाउंट में
थोड़ा दूसरा टाइप का हीमोग्लोबिन भी होता है एडल्ट में, जिसको कहते हैं HbA2, यानी हीमोग्लोबिन है एडल्ट लेकिन दूसरे टाइप का। तो HbA2 इज द अनदर टाइप ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो बहुत कम परसेंटेज में होता है, 2 to 3% होता है, और इसमें बीटा की जगह डेल्टा लगा हुआ है, बीटा की जगह डेल्टा है, ठीक है। फिर एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बच्चे मतलब इन्फेंट जैसे पैदा होता है तो उसमें ज़्यादा बहुत हाई अमाउंट में HbAF होता है। HbAF क्या है? फीटल हीमोग्लोबिन है, और उसमें जो चेन है बीटा की जगह गामा चेन है, और इसका जो परसेंटेज एडल्ट में होता है वो अप टू 0.8 to 2% हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे इनके टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अल्फा सब में कॉमन है, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन आपको पता है अल्फा 2 बीटा 2 हमने याद रखा है, वैसे भी अल्फा के बाद बीटा आता है, तो अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा के बाद बीटा आता है, अल्फा 2 बीटा 2 इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल का जो एफ है वो मतलब जैसे फीटल का जो एफ है वो फीटल हीमोग्लोबिन है, और इसको हम गामा बना सकते हैं, मतलब ये एक तरह का गामा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना होता है, इसमें जो चेन है वो गामा है, ठीक है। तो अल्फा 2 गामा 2 इज द फीटल हीमोग्लोबिन, और जो तीसरा है वो आपका होता है डेल्टा 2 इसमें। तो ये परसेंटेज है, सिंपल याद रखने के लिए। हीमोग्लोबिन एफ सबसे कम होगा क्योंकि बच्चों का हीमोग्लोबिन था, तो वो 1 to 2 याद रख सकते हो, वो 2 के बाद फिर 2 to 3 याद रख सकते हो, और बाकी मैक्सिमम होता है 100 के आसपास है, यानी कि 95 से 98% याद रख सकते हो। तो ये तरीका है याद रखने का। इसमें एक और खास बात याद रखनी है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये बड़ा खास है। ये खास क्यों है? क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है, इट इज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज मोर, यानी कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा, यानी ऑक्सीजन को ये ज़्यादा बाइंड करने का इसमें टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे जब बच्चा मदर के अंदर होता है, ठीक है, अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये एक छोटा बच्चा है और ये मदर का यूट्रस है, ठीक है। अब ये बच्चा जो है इस तरीके से मदर से अटैच है, ठीक। अब होता क्या है, इसके अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन एफ है, और मदर के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन है? आपका हीमोग्लोबिन ए है, ठीक। इसकी एफिनिटी क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो मदर से बच्चे की तरफ जाती रहती है, इसीलिए बच्चे को आसानी से मदर्स के सर्कुलेशन से ऑक्सीजन मिल जाती है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज़ हीमोग्लोबिन एफ, विच इज़ हैविंग मोर एफिनिटी एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए। सो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अब ये हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब इसमें 2-3 टर्म और याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होता है CO के साथ उसको कहते हैं कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। ये एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, वैसे भी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखने का तरीका है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्सी याद रख सकते हो। कार्बन मोनोऑक्सी वाले को हम कार्बोक्सी बोलते हैं, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो, क्योंकि इसमें अमीनो कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच है, और ये है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। एक और खास बात है कि कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी जो एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट 210 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसीलिए जब अगर कोई इंसान, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, जब कोई इंसान अगर एक बंद कमरे में सो रहा हो और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है मतलब वहाँ पे एक अंगीठी जैसे चलती है ना ठंड में, अंगीठी जला रखी हो, तो धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन वो लेके, और वहाँ पे क्योंकि कार्बन जल रहा है तो वो कार्बन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है सांस के साथ, वो क्या करती है, वो आपकी जो ऑक्सीजन है मतलब जो ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है, और ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करके रख लेता है, तो टिश्यू को नहीं देता। भाई हमें दोनों चीज़ें चाहिए, लंग के लेवल पे इसमें ऑक्सीजन का बाइंड होना जरूरी है, टिश्यू के लेवल पे ये टिश्यू को दे भी दे, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, बाइंड तो कर लेता है पर टिश्यू को देता नहीं है, इसलिए वहाँ पर मतलब आपको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता है, आप डिलीरियम में जा सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, बॉडी टिश्यूज़ को नहीं मिला तो डेथ भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक होता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन उसमें से हट जाए तो वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, या उसी को हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब इस हीमोग्लोबिन का लेवल इस टाइप का, क्योंकि ये मिक्स होता है, नॉर्मल अमाउंट में ये ब्लड में कुछ ना कुछ मिक्स रहता है, पर जब इसका अमाउंट 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए तो वो ब्लू कलर देता है,
वो उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। तो उसमें लिप्स भी थोड़े ब्लू हो सकते हैं, हाथ पे लिप्स आप देख सकते हो ब्लू है, टंग आप निकलवा के देख सकते हो वो भी थोड़ी ब्लू होती है, और कई बार बच्चे में देखते तो वो ब्लू होने लग जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि रिड्यूस, जैसे मान ला किसी के अंदर 15 ग्राम है पर DL हीमोग्लोबिन, उसमें कम से कम 5 होना चाहिए, तभी ये ब्लू कलर दिखाई देगा, और उसको हम साइनोसिस कहते हैं। एक होता है मैथ हीमोग्लोबिन। मैथ हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें Iron+2 Iron+3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैथ हीमोग्लोबिन है। इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं देता, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं दोनों। ये लगता है यहाँ पर कि ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मैथ हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड को। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, और कुछ हीमोग्लोबिन में कुछ चेंज हो जाने से कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।